अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि एक मंगोल कमांडर दीवान में आ गया था और जब उसने कहा कि नोयान उस्मान का सर चाहता है तो उस पर उस्मान साहब ने उसका सर कलम कर दिया। दोस्तों कुल्लूस उस्मान सीजन 4 एपिसोड 93 में हम देखेंगे कि उस्मान साहब उसी कमांडर का सर उठा लेते हैं और मंगोल सिपाहियों को देते हुए कहते हैं कि अब इस सर को नाइमान के पास ले जाओ और उसे ये भी बताना कि वो भी अगर इसी तरह अपना खात्मा चाहता है तो उस्मान साहब अपनी जमीनों पर उसका इंतजार कर रही हैं। वालदा सुल्ताना इस पर बहुत ही हैरान थी और कहते हैं उस्मान साहब ये आपने क्या कर दिया है। उस्मान साहब कहते हैं कि ये करके मैंने अपनी राय बता दी है ये कि हम लड़ेंगे। इस पर याकूब बे उस्मान साहब को कहते हैं उस्मान साहब क्या तुमने हमसे पूछा है? तुम मुझसे पूछे बगैर ही मुझे जंग के अंदर धकेल रहे हो उस्मान। इस पर उस्मान साहब याकूब बे को कहते हैं अपनी दौलत पर इतना भरोसा ना करो याकूब बे, अपने सिपाहियों की तादाद पर इतना गरूर ना करो। मुझे पता है याकूब बे आपकी तादाद बहुत ही ज्यादा है लेकिन अब हम आपके बराबर हैं और अगर तुम बहादुर हो तो आओ हमारे साथ जंग में शामिल हो जाओ, लेकिन अगर तुम्हारा दिल बड़ा नहीं है। इस पर करासी बे उस्मान साहब को टोकते हुए कहते हैं उस्मान साहब हम बहादुर भी हैं और हमारे पास कई सिपाही भी हैं, लेकिन उस्मान साहब आप हमें एक ऐसी जंग के अंदर धकेलना चाहते हो जिससे हम सभी तबाह हो जाएंगे। नाइमान की फौज बहुत ही बड़ी है उस्मान साहब। इस पर उस्मान साहब कहते हैं जब उनसे कहा गया दुश्मन आपसे लड़ने के लिए फौजें जमा कर रहे हैं, तुम्हें उनसे डरना चाहिए, इससे तो तुम्हारा ईमान मजबूत होगा। तुम अपने रास्ते पर ही ठीक हो, तुम सब लोग सिर्फ डरते रहो, लेकिन हमारे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफी है। देखो हमारा अल्लाह कितना अच्छा वकील है जिसने हमें लड़ने की हिम्मत दी है। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि अब मुझे आपके फैसलों का इंतजार रहेगा सरदारान, मैं देखूंगा कि आप में से कौन कौन हकीकी मोमिन है। बस यही कहते हुए उस्मान साहब वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम आग तैमूर को देखेंगे जो उसी पुराने पेड़ के पास अलचीचा खातून का इंतजार कर रहा था। वो अपने घोड़े से बात कर रहा था मुझे बताओ कि अलचीचक आएगी या नहीं। वो अपने घोड़े को कहता है कि मैंने अलचीचक के साथ बहुत ही बुरा किया है, मुझे पता है कि आज वो यहाँ पर नहीं आएगी। इतने में हम देखते हैं कि अलचीचक खातून वहाँ पर आ जाती हैं और आग तैमूर से देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। फिर अपने घोड़े को कहता है देखो वो आ गई है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो आ जाएगी। इस पर अलचीचक भी घोड़े को कहती है क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? अगर पुरानी अलचीचक होती तो वो कभी ना आती, लेकिन ये अलचीचक वाकई बेवकूफ है। फिर अलचीचक आग तैमूर को कहते हैं कि ये वाली अलचीचक सिर्फ अपने दिल की सुनती है और वो अपने दिल के हाथों से खुद को रोक नहीं पाती। लेकिन इस पर आग तैमूर कहता है तुम नहीं बल्कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, मैंने अपने दिल की बात नहीं सुनी थी, मैंने जिससे प्यार किया मैंने तो उसी को तकलीफ दी अलचीचक, मैंने तो उसे अकेला छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं भी पहले जैसा नहीं रहा। फिर वो पूछता है अलचीचक मुझे बताओ क्या मैंने देर तो नहीं कर दी? अलचीचक क्या तुम उस आदमी को माफ कर सकते हो जिसने तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में आंसू लेकर आए? इस पर अलचीचक कहते हैं मैं उस आदमी पर अब कैसे भरोसा करूँ आग तैमूर जिसने मुझे एक बार पहले छोड़ दिया था, अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो फिर क्या होगा? इस पर आग तैमूर कहता है नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मेरी बात का यकीन करो अलचीचक। इस पर अलचीचक कहती है कि मैं खाली बातों का यकीन कैसे कर सकती हूँ। इस पर आग तैमूर कहता है कि मैं इस दरख्त, इस परिंदों और इस जमीन की और मैं अपने प्यार की कसम खाता हूँ कि अलचीचक खातून मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे बताओ अलचीचक खातून क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? इस पर अलचीचक खातून मुस्कुराती हैं और कहती है मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। इस पर वो दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम सोगोत में देखेंगे यहाँ पर वालदा सुल्ताना उस्मान साहब पर बहुत ही गुस्सा थी और कहती है उस्मान मैं जानती थी कि तुम एक जंग शुरू करोगे, लेकिन उस्मान जो आज तुमने किया है तुम जरूर देख लोगे। जब नाइमान अपनी फौज के साथ यहाँ पर आएगा तुम्हें मेरी पेशकश को ठुकराने का अफसोस होगा। उस्मान को लगता है कि ऐसा करने की वजह से तमाम सरदार ही उसकी अताअत करेंगे। दरअसल उस्मान ये सोचता है कि सरदारान उसकी इज्जत करते हैं। इसके बाद वालदा सुल्ताना आवजी को कहती है कि तमाम सरदारान को खत लिखो आवजी और खत में ये लिखना कि कोई भी सरदार उस्मान के साथ इत्तेहाद नहीं करेगा। वालदा सुल्ताना कहते हैं उस्मान तुम अपनी रियासत बनाने के रास्ते में तबाह हो जाओगे। उसके बाद हम काई कबीले में देखेंगे जहाँ पर मालून खातून उस्मान साहब से पूछती हैं उस्मान साहब मैं जानती हूँ कि हम लोग बहुत ही मुश्किल से गुजर रहे हैं, एक तरफ इसमेहान सुल्ताना तो दूसरी तरफ मंगोल। इस पर उस्मान साहब कहते हैं लेकिन मुश्किलात इससे भी ज्यादा है मालून खातून। लेकिन इस पर बाला खातून कहते हैं लेकिन उस्मान साहब हम कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं। इस पर उस्मान साहब कहते हैं मैं जानता हूँ खातून कि आप लोग क्या कहना चाहती हो, क्या आग तैमूर राजी हो गया है? इस पर आयशा खातून कहते हैं कि आग तैमूर राजी हो गया है जनाब। हम देखते हैं कि उसी वक्त आग तैमूर भी सरदारी खैमे के अंदर आ जाता है और कहता है उस्मान साहब गरमियान कबीला और करासी कबीले ने हमारे साथ तिजारत को रोक दिया है, लेकिन चौबान कबीले ने इससे भी बुरा किया है उस्मान साहब।
इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि हमारी तिजारत उनके साथ शुरू हुई थी कि उनके साथ ही खत्म हो जाएगी। फिर उस्मान साहब आग तैमूर को कहते हैं, आग तैमूर मेरे साथ आओ, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। उसके बाद हमें कोपरी हिसार किले के करीब एक कारवां सराय दिखाया जाता है। जेर कुताई और अलगन खातून वहीं पर मौजूद थे और खाना खा रहे थे। इस पर अलगन खातून कहती है, जेर कुताई जल्दी जल्दी खाना खाओ, मैंने तो एक जासूस बनना था, लेकिन मैं तो अभी वही अलगन बनी हुई हूँ। इस पर जेर कुताई उसे चुप करवाने लगता है कि अलगन खातून ऊंचा मत बोलो, लेकिन उल्टा अलगन खातून कहती है, जेर कुताई मैं तो तुम्हारे साथ आकर फंस गई हूँ। मैंने बाला खातून को कहा था कि मैं अकेली चली जाऊंगी। मैंने उन्हें ये भी कहा था कि जेर कुताई तो मेरी नाक में दम कर देगा। इस पर जेर कुताई कहता है, अलगन खातून अगर तुम मेरे साथ न आती तो फिर और किसके साथ आती? अलगन खातून कहती है, मैं किसी के साथ भी आ जाती, लेकिन बाला खातून ने बहुत ही इसरार किया कि तुम सिर्फ जेर कुताई के साथ ही जाओगी, तो आखिरकार मुझे भी राजी होना पड़ा। उसके बाद हम आग तैमूर और उस्मान साहब को देखेंगे। उस्मान साहब आग तैमूर को कहते हैं, आग तैमूर अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें इस बार अपनी मोहब्बत पर पूरा पूरा यकीन है? अब मैं तुम्हारी कोई भी गलती माफ नहीं करूंगा आग तैमूर। इस पर आग तैमूर कहता है, चचा मुझे हमेशा ही अलचिचक की मोहब्बत पर यकीन रहा है, लेकिन मैं गुस्से की वजह से अंधा हो गया था चाचा, मैंने बहुत बड़ी गलती की और मैंने अलचिचक को बहुत तकलीफ दी थी। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, बेटा तुम मोहब्बत के लिए लड़ोगे, तुम मोहब्बत का पीछा करोगे, मोहब्बत बार बार की हुई गलतियों को माफ नहीं करती बेटा। इस पर आग तैमूर भी कहता है, चचा मैं अब से कोई गलती नहीं करूंगा, मैंने अपने टूटे हुए दिल को जोड़ लिया है, मैंने अलचिचक से भी बात की है, अलचिचक ने मुझे माफ कर दिया है। उस्मान साहब कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपना फर्ज निभाऊंगा। इस पर आग तैमूर कहता है, लेकिन चचा एक और चीज भी है, ओक्तम बेस में हान सुल्ताना का साथ दे रहे हैं और इस शादी की वजह से हम ओक्तम साहब के रिश्तेदार बन जाएंगे, चचा अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो। इस पर उस्मान साहब उसे टोकते हुए कहते हैं, नहीं आग तैमूर तुम फिक्र ना करो, जो भी जरूरी होगा मैं वो जरूर करूँगा। उसके बाद हम उलोफ को देखेंगे जो शहनशाह के बहुत सारे सिपाही अपने साथ लेकर आया था और उसका एनागोल पर हमला करने का प्लान है। वो कहता है, न सिर्फ अब हम एनागोल हासिल करेंगे, लेकिन जो भी अब तक हमने खो दिया है हम उस सब का बदला ले लेंगे, क्योंकि अब हम पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बेंदर अपने कुछ सिपाहियों के साथ उलोफ के पास आ जाता है। बेंदर अपने साथ कुछ सोने के संदूक भी लेकर आया था। उलोफ को कहता है कि ये सोना हमारी पुरानी दोस्ती का निशान है उलोफ, अब से जब उस्मान हमें देख रहा होगा तो हम आपस में दुश्मन होंगे, लेकिन जब उस्मान हमें नहीं देख रहा होगा तो हम आपस में दोस्त होंगे उलोफ। मैं तुम्हें सोने के साथ साथ हर चीज दूंगा उलोफ, लेकिन तुम्हें एनागोल किले को फतह करना होगा, लेकिन ये बात सिर्फ हमारे दरमियान ही रहेगी। उलोफ इस पर अंदर ही अंदर से और ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी एनागोल पर हमला करने वाला था और ऊपर से बेंदर उसे एनागोल पर हमला करने के लिए सोना और हर चीज देने वाला है। इस पर उलोफ कहता है, बेंदर मुझे तुम्हारी बात सच लग रही है, क्योंकि तुम अपने सबसे प्यारे सोने में मुझे हिस्सा दे रहे हो। मुझे लगता है कि अब तुम इसमें हान सुल्ताना के वफादार नहीं रहे बेंदर। बेंदर कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है उलोफ। इसमें सुल्ताना ये समझते है कि बेंदर तो बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन अब मैं उन सबको ही तबाह कर दूंगा उलोफ, तुम और मैं मिलकर बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं। इस पर उलोफ कहता है कि हम पहले ही अच्छे दोस्त थे बेंदर, लेकिन उस मेहान सुल्ताना के आने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अब वालदा सुल्ताना की वजह से ही हम वापस दोस्त बन गए हैं। इसके बाद बेंदर कहता है कि उस्मान आज अलचिचक का हाथ मांगने के लिए मरमरा जग किले जाएगा। इस पर फ्रिक कहती है, बेंदर ये वही अलचिचक खातून है ना जिससे तुम शादी करना चाहते थे, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाए। इस पर बेंदर कहता है, खातून थोड़ा इत्मीनान रखो, अभी अलचिचक अपने घर से रुखसत नहीं हुई है, अल्लाह ही जानता है कि आगे क्या होने वाला है। इस पर लोग पूछता है कि जब उस्मान मरमरा जग किले जाएगा तो उस वक्त वहाँ पर कौन कौन होगा। इस पर बेंदर कहता है कि उस्मान, वालदा सुल्ताना और तुर्गुत भी वहीं पर होगा। एनागोल किले की तदाबीर तो बढ़ा दी जाएंगी, लेकिन अगर लीडर ना हो तो भेड़े बिखर जाती हैं उलोफ, और अब उलोफ तुम इस मौके का फायदा उठाओगे। इस पर उलोफ भी कहता है कि अब मैं एनागोल किला जरूर ले लूंगा। उसके बाद हम अलगन खातून और जेर खुताई को देखेंगे, जिन्होंने ईसाइयों का भेष बदल लिया था, लेकिन अलगन खातून कहती है, जेर खुताई ये तुमने मुझे क्या पहना दिया है, ये तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जेर खुताई कहता है, वल्लाह तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो अलगन खातून। उसके बाद जेर खुताई बड़े गौर से अलगन खातून की तरफ देखने लग जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है अलगन खातून, तुम वाकई आज बहुत प्यारी लग रही हो। उसके बाद जेर खुताई थोड़ी सी मिट्टी उठाता है और अलगन खातून के ऊपर फेंक देता है और वो मिट्टी अपने चेहरे पर भी लगा लेता है। उसके बाद जेर खुताई को उसी रास्ते पर किसी के आने की आवाज आती है, तो वो अलगन खातून के साथ एक तरफ जाकर छुप जाता है। फिर जब वो गाड़ी थोड़ी पास आ जाती है तो जेर खुताई ऊंचा ऊंचा रोने लग जाता है और उन गाड़ी वालों को रोक लेता है और उन राहगीरों को कहता है जो कि ईसाई थे और कोपरी हिसार किले की तरफ ही जा रहे थे
कहता है कि हम कारवां सराय के मुहाफिज हैं और उन्होंने हमारे कारवां सराय पर हमला कर दिया था। फिर जेरकुता एल्गिन खातून की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं और मेरी बाजी बड़ी मुश्किल से उनसे जान बचाकर भागे हैं, बराए मेहरबानी हमारी मदद करो, कम से कम हमें कोपरी हिसार किले में ले जाओ। जेरकुता अच्छी एक्टिंग करता है और वो दोनों भी उन्हें कोपरी हिसार किले में ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं और जेरकुताई का प्लान भी कामयाब हो जाता है। उसके बाद हम जंगल में उस्मान साहब को देखेंगे जो कि मरमरा जैक किले के लिए रवाना हो रहे थे। उस्मान साहब कहते हैं दरअसल मंगोल वो चीज को पूरा करना चाहते हैं जो उन्होंने अधूरी छोड़ी थी, इसलिए हम अपने कबीलों और अपनी दूसरी जमीनों की हिफाजत एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके करेंगे। हम मंगोलों के लिए हमेशा ही तैयार रहेंगे। इस पर तुर्गुत साहब कहते हैं उस्मान साहब वो एलची की मौत की वजह से यहाँ पर मंगोल सिपाही भेजना चाहते हैं, लेकिन उस्मान साहब अगर मंगोल सिपाही यहाँ पर आ गए तो अख्तर तैमूर की शादी का क्या होगा। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि ओक्तम की खबर के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भी वालदा सुल्ताना की एक चाल का हिस्सा है और जब हम इसके बारे में जान लेंगे तो हम फतह हासिल करेंगे। यानी कि उस्मान साहब कह रहे हैं अगर ओक्तम साहब यहाँ पर कोई खेल खेल रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो उस्मान साहब उससे मरमरा जैक किला वापस ले लेंगे। इस पर अख्तर तैमूर भी कहता है जनाब अगर वो मेरे एहसासात के साथ कोई खेल खेलते हैं और अगर वो हम पर किसी किस्म की घात लगाएंगे तो मैं उन सबको वहीं पर मार डालूंगा। इस पर उस्मान साहब कहते हैं अगर ऐसा है तो हम सब मिलकर हिसाब लेंगे, बस तुम फिक्र न करो अख्तर तैमूर। फिर उस्मान साहब मरमरा जैक किले की तरफ चल पड़ते हैं। उसके बाद हम मरमरा जैक किले में देखेंगे वालदा सुल्ताना भी मरमरा जैक किले में आ जाती है। ओक्तम साहब वालदा सुल्ताना को खुशामदीद कहते हैं। उसके बाद हम अलोफ को देखेंगे जो अपने सिपाहियों के साथ एनागोल किले पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। वो सिपाहियों को कहता है आज हम सच्चे ईसाई की तरह लड़ेंगे और एनागोल किला फतह कर लेंगे और हम ये जमीन अपने भाइयों को तोहफे में देंगे। अलोफ और उसके तमाम साथी एनागोल किले पर हमला करने के लिए बहुत ही पुरजोश थे। उसके बाद हम देखते हैं कि दान भी वहाँ पर आ जाता है। अलोफ दान से पूछता है क्या तुम अपना काम पूरा कर रहे हो? दान कहता है बिल्कुल मैंने कर दिया है अलोफ, मैंने एनागोल किले के आसपास के तमाम देहातों में आग लगा दी है। अलोफ कहता है बहुत खूब दान, जल्दी एनागोल के तमाम ही सिपाही आसपास के देहातों में आग बुझाने के लिए चले जाएंगे और फिर जब दरवाजे खुलेंगे तो हम एनागोल किले के अंदर दाखिल हो जाएंगे। उसके बाद हम अलचिचा खातून को देखते हैं। आज के दिन वो बहुत ही खुश नजर आ रही थी। उसके बाद बेंगे खातून भी उसके कमरे में आ जाती है और कहती है अलचिचक मेरी बेटी आखिरकार तुम वही हासिल करने जा रही हो जो तुम चाहती थी। इस पर अलचिचक कहती है वालदा ये मैंने नहीं किया, ये तो आपने मेरे लिए किया है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती वालदा कि आपने अपना इरादा कैसे बदल लिया। क्या आप आग तैमूर के साथ आप मेरी शादी के लिए राजी हो गई हैं अम्मा? इस पर बेंग खतून कहती है मेरी अकल अभी भी नहीं मानती अलचिचक, लेकिन अगर मेरे दिल से पूछो तो मैं तुम्हारी आग तैमूर के साथ शादी के लिए राजी हूँ बेटी। और अगर तुम जानना चाहती हो कि मेरा फैसला कब बदला, वो उस दिन बदला जब तुमने अपने गले पर खंजर रखा था अलचिचक। उस दिन के बाद से तो मुझे नींद भी नहीं आती, मेरे लिए तो सांस लेना मुश्किल हो गया है बेटी। इस पर अलचिचक खातून अपनी माँ को गले से लगा लेती है, लेकिन वो अभी भी नहीं जानती थी कि उसकी माँ के दिल में अभी भी उस्मान साहब के लिए कितनी नफरत भरी हुई है। उसके बाद बेंगी खातून अलचिचक को कहती है अब जाओ मेरी बेटी और तैयारियों में मदद करो, उस्मान साहब जल्दी आने वाले हैं। अलचिचक के जाने के बाद बेंगी खातून सोचने लग जाती है और कहती है बेटी मैं अभी के लिए तो राजी हो गई हूँ, सिर्फ ये अभी के लिए ही है। उसके बाद उस्मान साहब को देखते हैं उस्मान साहब भी मरमरा जैक किले पहुँच आए थे। वहाँ पहुँचने के बाद उस्मान साहब बुरहान को कहते हैं बुरहान अपने सिपाहियों को दरवाजे के आसपास ही रखना, हम नहीं जानते कि वालदा सुल्ताना क्या सोच कर आई होगी। उसके बाद दरवाजा खोल दिया जाता है और उस्मान साहब मरमरा जैक किले के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उस्मान साहब अपनी फैमिली के साथ किले के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वालदा सुल्ताना रोकतम साहब की फैमिली उनका इंतजार कर रही थी। उसके बाद वालदा सुल्ताना कहती है आखिरकार उस्मान साहब हम सब यहाँ पर एक अच्छे मकसद के लिए जमा हुए हैं। इस पर उस्मान साहब कहते हैं खैर और शर दोनों ही अल्लाह की तरफ से होते हैं वालदा सुल्ताना। इस पर वालदा सुल्ताना कहते हैं कि कांता का जनोस के मसले के बाद आप पहली दफा एक आजाद आदमी के तौर पर मरमरा जैक किले आए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है उस्मान साहब। इस पर उस्मान साहब कहते हैं वालदा सुल्ताना आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन जब पहले मैं मरमरा जैक किले आया था मेरे हाथ में तलवार थी और मेरी तलवार पर खून भी था, लेकिन अब आप इस मरमरा जैक किले की हाकिम हैं जो ओक्तम साहब को मैंने दिया था। अगर आप चाहें तो मैं हमेशा ही हाथ में तलवार लेकर मरमरा जैक किले आ सकता हूँ। इस पर वालदा सुल्तान कहती है नहीं उस्मान साहब ऐसे ही ठीक है, आपसे हम एक दूसरे की तरफ कभी भी तलवारें नहीं खींचेंगे उस्मान साहब, अब हम मिलकर ही दुश्मनों पर अपनी तलवारें उठाएंगे। इस पर उस्मान कहते हैं कि पहले हम शादी का जश्न मनाते हैं,
फिर हम देखेंगे कि कौन किस पर तलवार उठाएगा वालदा सुल्ताना, ये उस वक्त ही देखी जाएगी। लेकिन मैंने अभी तक आपसे ये नहीं कहा कि मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा। इधर वालदा सुल्ताना कहती है आप जरूर करेंगे उस्मान साहब, ऐसा वक्त भी जरूर आएगा। उस्मान साहब अब इतने बड़े हो जाएंगे कि आप सरहद पर मौजूद दुश्मनों को भूल जाएंगे। उस्मान साहब कहते हैं वक्त की वक्त पर देखी जाएगी, पहले हम ये खुशी का काम करते हैं, उसके बाद हम ऐना गोल किले में देखेंगे। कुछ गाड़ियां ऐना गोल किले के अंदर आ जाती हैं। सिपाही उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और तुम क्या चाहते हो, तुम ऐना गोल किले में क्यों आए हो। सिपाही के इतना ही कहने की देर थी कि लोग और उनके सिपाही बाहर निकल आते हैं और तुर्क सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको मिलता है नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।